हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और इसमें हम कवर कर चुके अब तक कितना, मोल अवधारणा तक। तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, रासायनिक संयोग के नियम। किसको डिस्कस करने वाले हैं बेटा हम, रासायनिक संयोग के नियम को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं और उन नियम में क्या क्या चीजें होती है। तो उसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा बेटा, पहला नियम, कि रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है वो क्या कहता होगा। सुने, आपने ये सुन रखा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अब ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, ऊर्जा के बहुत सारे क्या हो गए बेटा, रूप हो गए। अब इस ब्रह्मांड में सभी जो ऊर्जा है, उन सभी ऊर्जाओं को क्या माना गया है, संरक्षित माना गया, कंजर्व माना गया है, संरक्षित माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो निश्चित हो गई, फिक्स्ड हो गई। ठीक है, इस ब्रह्मांड में क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, जितनी भी ऊर्जा है वो सब कैसी हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, निश्चित हो चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं बेटा, एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ कर पाएंगे क्या, बताएं। जैसे जल में है, तो जल में ऊर्जा है कौन सी, हाइड्रेशन, जलयोजन। अब उस हाइड्रेशन एनर्जी को आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। हाइड्रेशन से क्या बना लिया आपने, विद्युत बना ली, करंट बना लिया। तो आपने उस एनर्जी को परिवर्तित कर लिया, उस विद्युत ऊर्जा से आपने पंखा चला दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी को अप्लाई करते हैं हम किसमें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में। कि आखिर फिर उसे हम क्या बोलेंगे, किसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं इसको ना। इसी का एक और नाम जो है वो क्या है बेटा, द्रव्य अविनाशिता, अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं इसको ना। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। देखिए लेवोशियर ने दिया था इसको, है ना, किसे दिया था बेटा, लेवोशियर ने। क्या कहता है ये, कि पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में न तो आप बना सकते हो और ना ही उसको क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, पदार्थ को मतलब द्रव्य को, हाँ, रासायनिक पदार्थ को, द्रव्य को रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो, ना तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि परिवर्तित कर रहा हूं तो मैं जैसे रासायनिक अभिक्रिया लिखूं, तो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन ही तो होता है, अभिकर्मक का परिवर्तन। अभिकर्मक का परिवर्तन किस में हो रहा है भाई, उत्पाद में हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या रहा है, परिवर्तन। मतलब ये है कि अगर आप रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उन रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या बोल सकता हूं मैं, दूसरा इसी का स्टेटमेंट बेटा, कि रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, हाँ, तो रासायनिक परिवर्तन में जो द्रव्यमान है, कौन सा, टोटल, कुल, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा बन सकते हैं ना। तो जो कुल द्रव्यमान है
जो कुल द्रव्यमान है वो कैसा होता है, वह संरक्षित रहता है। अब अगर कुल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसका मतलब समझे। इसका मतलब तो ये हो गया कि सभी अभिकर्मक सभी अभिकर्मक का द्रव्यमान, है ना, जितने भी अभिकर्मक है उन सभी अभिकर्मक का क्या ले लूं बेटा मैं, द्रव्यमान। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा बेटा ये किसके बराबर होगा? सभी उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। मतलब सभी उत्पाद के द्रव्यमान का योग बोल सकते हो। सभी उत्पाद के द्रव्यमान का क्या बोल सकते हो बेटा? योग बोल सकते हो। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं रिएक्शंस में लिख दूं, अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करके सी और क्या बना रहे हो, डी बना रहे हो, तो अगर इन दोनों का द्रव्यमान में अगर मान लूं जैसे 16 ग्राम है, तो मैं ये बोलूंगा कि सी और डी का जो द्रव्यमान है वो भी कितना होगा, 16 ग्राम। ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि द्रव्यमान जो है, कुल टोटल द्रव्यमान जो है वो तो हमने क्या बोल दिया, संरक्षित बोल दिया। अगर संरक्षित बोल दिया का मतलब क्या हुआ, संरक्षण का मतलब क्या हुआ भाई, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब अभिकर्मक का द्रव्यमान कुल और सभी उत्पाद का द्रव्यमान बोल दो आप, तो वो वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। वो वैल्यू क्या आएगी बेटा, हमेशा सेम आएगी, एक समान आएगी। मतलब इस नियम का एक ही काम है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तो सभी अभिकर्मक का योग कर लो आप द्रव्यमान का, और उस सभी अभिकर्मक के द्रव्यमान का योग हमेशा किसके बराबर होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम किस में अप्लाई करेंगे वो देखिए। अगर ऐसी चीजें हैं तो हम किस में अप्लाई करेंगे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, अगर हम H2O के निर्माण का सिंपल सा एग्जांपल या अमोनिया के निर्माण का लेते, देखिए एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की रिएक्शन अभिक्रिया करवा दी हमने किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ, है ना। नाइट्रोजन की अभिक्रिया जो है वो किसके साथ करवा दी हमने, तो हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या होगा, तो हमने बोला कि ये नाइट्रोजन प्लस क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन, और ये रिएक्शंस करके किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया का। तो हम अभी अभी मोल सीख के आए हैं कि अगर इसका 1 मोल हो गया तो ये कितना हो गया बेटा, 14 दूनी 28 ग्राम हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। मतलब टोटल अभी दिख रहा है तुम्हारे पास में अभिकर्मक का द्रव्यमान कितना, 30 ग्राम। लेकिन अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो यहाँ कितना दिख रहा है, अमोनिया है सिर्फ, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो आप बोलोगे सर इधर तो द्रव्यमान 17 ग्राम ही हो रहा है, और अभी आपने बोला कि अभिकर्मक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होंगे दोनों तरफ। तो और अगर दोनों तरफ बराबर है मतलब ये तो यहाँ पर लॉ फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है भाई, क्या नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ है। और गलत क्यों आ रहा है, फिर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अभिक्रिया जो है वो क्या नहीं है बेटा, संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करके देखते हैं एक बार। तो 2 नाइट्रोजन है तो हमने क्या कर दिया, 2 अमोनिया ले लिए, और फिर या अलग से कर लिखता हूं मैं, देखो ये पूरी रिएक्शन से, इस पूरी रिएक्शन में अब हमने क्या करा, इसको संतुलित किया। तो नाइट्रोजन और 3 जो है वो लग रहे हैं हमें किसको, हाइड्रोजन। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपका 2 मोल बना रहे हैं किसके, अमोनिया के। चलो अगर मैंने अभिक्रिया संतुलित कर दी तो अब देखूं मैं, ये हो गया कितना बेटा, 28, और ये कितने हो गए, 6। बोल सकते हैं कि नहीं, 28 और कितने हो गए, 6 हो गए। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं ना, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो टोटल 6 है हमारे पास में। तो अभिकर्मक की तरफ अगर मैं टोटल निकालू कुल, क्योंकि अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, हमें तो क्या करना है, हमें तो टोटल जोड़ना है।
तो 28 और 6 जोड़ दो, तो ये टोटल आ गया आपके पास में कितना, 34 ग्राम आ गया। कितना आ गया भाई, 34 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणित अमोनिया का, एक का हमने बोला कितना, 17, तो टोटल कितने हमारे पास में यहाँ पर 2 है, और अगर 2 है तो कितना हो गया, अब यहाँ पर भी 17 दूनी कितना हो गया बेटा, 34 ग्राम हो गया, 34 ग्राम हो गया। तो मतलब सही चीजें हो गई। अब द्रव्यमान का संरक्षण का नियम अप्लाई हो रहा है, लागू हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब तो ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस पर आधारित हो गया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्योंकि हमने अगर अभिक्रिया बैलेंस नहीं करी तो फिर हमारा द्रव्यमान कभी भी दोनों का बराबर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने अभिक्रिया संतुलित कर दी, उत्पाद और अभिकर्मक दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर आ गया। अब बराबर आ गया का मतलब ये हुआ कि जैसे ही रिएक्शन के मिश्रण में आपने जो अभिकर्मक थे वो उत्पाद में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान सेम रहता है, किसकी तुलना में, अभिकर्मक के जैसा है। चलिए तो फिर क्वेश्चंस करिए कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता, बताए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है वो कि कौन द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अगर पालन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर अभिकर्मक, अभिकर्मक का द्रव्यमान, और इस अभिकर्मक के द्रव्यमान का बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उत्पाद के, कि उत्पाद के द्रव्यमान के। यही अप्लाई करोगे। अगर ये फॉलो हो रहा है इसका मतलब सही चीज कर दी अपने, है ना। ये अगर फॉलो हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सही हो गया। देखो फिर तो दोनों को जोड़ के देख लो, 10 और 5 कितने हो गए, 15, और 5 5 कितने हो गए, 10। मतलब ये नहीं हो सकता। 20 और 25, और ये 20 और 20, ये भी नहीं हो सकता। कि हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर आ गया ए और बी, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 7 और 5 कितने हो गए, 12, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और यहाँ भी 2 और 2, 3 और 1 कितने हो गए बेटा, 4 ग्राम हो गए। मतलब यहाँ पर फॉलो हो सकता है या हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से बेटा। चल तो नेक्स्ट आगे करके बताएं आप। किसी अभिक्रिया में डी उत्पाद के द्रव्यमान की गणना करें। इस अभिक्रिया में क्या बताना है बेटा आपको कि डी उत्पाद जो है वो कितना बनेगा, डी उत्पाद जो है वो कितना बनेगा। चलो कर लिया होगा, क्या लिया हूं, नियम लगा दूं। तो नियम के अनुसार तो क्या हो गया कि जो अभिकर्मक का द्रव्यमान होगा, जो अभिकर्मक का क्या होगा बेटा, द्रव्यमान होगा, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा उत्पाद के द्रव्यमान के। इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अभिकर्मक देखो कौन कौन है, ए और बी जो है वो अभिकर्मक, और उनका द्रव्यमान आ गया आपके पास में। ये हमने लिखा 10 प्लस 7.5 बराबर, डी का हमें निकालना है तो मैं क्या मान लूँ इसके लिए, एक्स मान लूँ। तो ये हो गया हमारे पास में कितना बेटा, 8.5 प्लस क्या मान लूंगा मैं इसको, एक्स मान लूँ, जिसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो 10 प्लस 7.5, 10 प्लस क्या करना है आपको, 7.5 करना है। तो कितना हो गया ये, यहाँ से आ गया आपके पास में 17.5, ये हो गया आपका 8.5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको यही रहने दो,
और इस साइड में कौन है 17.5, माइनस कर दो कितना बेटा 8.5। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप क्या निकाल लो बेटा वैल्यू निकाल लो किसकी x की, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 9.0 ग्राम या 9 ग्राम। तो सही आंसर हो गया आपका कौन सा ए। इस पे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसान, हमें दोनों को क्या करना है बेटा बराबर इक्वल ही करना है। चलिए कोशिश कीजिए। ठीक है कर लिया, चलो चेक कर लेते हैं भाई क्या बोल रहा है वो। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और उसको गर्म कर रहा है तो CO2 और CO बन रहा है, मतलब पहले समीकरण लिख लो आप। तो CaCO3 और इसको उसने क्या कर दिया हीट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या क्या चीजें बन रही है, एक बन रहा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन रहा है कौन CO2, दो चीजें बन रही है। अब देखो जो जो गिवन है CaCO3 जो है वो कितना है बेटा 10 ग्राम है, फिर वो बोल रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 है, बताओ कितनी है बेटा 4.4 ग्राम जो है वो क्या है CO2 है। तो उत्पादित CO का भार ज्ञात कीजिए, मतलब इसका भार हमें ज्ञात करना है तो इसको मान ले हम कितना x ग्राम मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या मान लो x मान लो। अब अगर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है, अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है तो 10 बराबर क्या हो गया x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4.4 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 4.4 हो जाएगा। घटा दो कितना आ गया यहाँ से 5.6 ग्राम जो है वो वैल्यू आ जाएगी किसकी x की 5.6 ग्राम, मतलब कौन सा हो गया बेटा C हो गया। ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि कितनी तरह से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कब फॉलो नहीं होगा, अपवाद क्या क्या हो सकता है। तो अपवाद तो सिर्फ यही समझ में आ रहा होगा कि अभिकर्मक का उत्पाद में परिवर्तन जो है उसी में आप कुछ चेंज कर दो, परिवर्तित कर दो। अगर आपने उसमें कोई चेंज परिवर्तित होते हुए नहीं देख रहे हो, मतलब नॉर्मली परमाणुओं का कन्वर्जन हो रहा है या परमाणु की संख्या परिवर्तित नहीं हो रही है या द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उसमें तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन होगा। लेकिन अगर कहीं आपने ऐसी अभिक्रियाएं देख ली जिसमें जिसमें क्या हो बेटा द्रव्यमान परिवर्तित होना शुरू हो जाए। आप सोचो कि हमने बोला था एक परमाणु जो है उस परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, उस परमाणु में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन होते हैं भैया जी न्यूट्रॉन। और हमने बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, ये द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते। और अगर द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है तो इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनकी संख्या में कोई परिवर्तन हो गया, मतलब एक परमाणु और दूसरे परमाणु के परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान परिवर्तित, और अगर द्रव्यमान परिवर्तित हो गया तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं चलेगा, फिर तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आप बताओ कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अभिक्रिया में क्या ले सके, भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। उसमें होता है कौन सी बेटा वो नाभिकीय अभिक्रियाएं, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसको हम क्या बोलते थे बेटा नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता होगा, इस नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं कौन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस अभिक्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेंगे तो उस कंडीशन में परिवर्तन तो होगा। ठीक है परिवर्तन तो होगा, मतलब क्या होगा, मतलब ये कि अगर मान लो कि एक अल्फा कण निकल गया और अगर एक अल्फा निकल गया मतलब हीलियम प्लस 2 निकल गया, मतलब 4 से द्रव्यमान में क्या आ गई कमी आ गई, तो दिक्कत हो गई ना फिर चीजें। ठीक है ये आप आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हो।
E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, मास में परिवर्तन mc² होता है ना। मतलब ऊर्जा E जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा, यहाँ पर ये ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। m जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर m जो है वो द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है। c जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, प्रकाश की किरणों का क्या है, वेलोसिटी है, वेग है ना, प्रकाश का वेग है ये। तो हमें तो देख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऊर्जा और मास में अगर हम देखें रिलेशन, तो हमें दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ ऊर्जा जो है वो किस में परिवर्तित हो रही होगी, द्रव्यमान में परिवर्तित हो रही होगी। और अगर ऐसा है तो ऊर्जा का परिवर्तन द्रव्यमान में हो गया या द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में हो गया, दोनों ही केस में द्रव्यमान तो परिवर्तित हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा के संरक्षण का नियम फॉलो नहीं हो रहा, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता है। इसमें फिर अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा बोलना चाहे तो कौन सा नियम लगेगा, इसमें आप क्या करो, ऊर्जा और द्रव्यमान को संरक्षित कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस किस को संरक्षित कर दो बेटा, आप ऊर्जा को भी कर दो और द्रव्यमान को भी संरक्षित कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो उस परिस्थिति में तो दोनों ही चीजें फॉलो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हमारा पहला नियम हुआ किसका, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देख रहे हैं हम निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम या फिर स्थिर संरचना नहीं होगा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्थिर संघटन का नियम। क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्थिर संगठन का नियम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संगठन क्या होता है, या आप निश्चित चीजें समझ ले। तो नियम क्या बता रहा है, वो लाइन पढ़ लें क्या पहले, देखें। ये बताता है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में, क्या बोल रहा है वो, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होता है। क्या बोल रहा है वो, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होता है। चलो अब देखो, इतना कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट वाइज अगर आए तो भी आप आसानी से बना ले जाओगे। देखें, एक हो गया कौन सा वर्ड आ रहा है, निश्चित, और एक हो गया क्या बेटा, अनुपात। निश्चित अनुपात का नियम मतलब अनुपात जो है वो क्या होगा, निश्चित होगा, है ना। अनुपात जो है वो क्या होगा बेटा, निश्चित होगा। तो इसका और हम क्या बोल सकते हैं अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुने। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु है और वो परमाणु आपस में जुड़ते होंगे तभी तो क्या बनता होगा, अणु मतलब यौगिक बनता होगा। तो यौगिक में उपस्थित परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान का आप क्या निकाल लो, एक अनुपात निकाल लो, एक रेशियो निकाल लो, अनुपात निकाल लो। उसका कहना है कि वह अनुपात कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। क्या बोल रहा है बेटा वो, कि वह द्रव्यमान का जो नियम है, मतलब अनुपात जो है वो क्या होगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, चाहे अब आप सुने, चाहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, चाहे आप उस एक अणु को कितने ही स्रोतों से बना लो, चाहे आप उस एक अणु को कितने ही स्रोत से बना लो, या चाहे उस एक अणु को या एक यौगिक को, एक द्रव्य को आप विभिन्न मेथड, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा आप उसको क्या कर लो, तैयार कर लो, उसका अनुपात कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, उसका परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। सर क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, कि अगर मैं ले लूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब मैं बोल रहा हूं किसके बारे में, हमारे जल ही जीवन के बारे में, H2O है। अब इस H2O के बारे में अगर आप देखें तो क्या है, मैंने बोला कि आप क्या ले सकते हो, विभिन्न स्रोत से प्राप्त कर सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हैं हम, विभिन्न भिन्न भिन्न क्या ले सकते हैं आप, स्रोत जिनसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो एक मैं ले रहा हूं विभिन्न स्रोत से, आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न विधि द्वारा भी कर सकते हैं। मतलब वाटर जल बनाना है तो जरूरी थोड़ी कि एक ही विधि हो, विभिन्न विधियां हो सकती है ना। तो नंबर ऑफ विधियां भी हो सकती है जिनके थ्रू आप जल का निर्माण
कर सकते हो। मान लिया भाई कि एक से अधिक विधि है, एक से अधिक जगह पे स्रोत है जहां से हम क्या कर सकते हैं, जल को ला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, अगर मैंने जल बोल दिया तो बोल दिया, अब ये बोल दिया का मतलब क्या हो गया, देखो अब विभिन्न स्रोत, स्रोत मतलब क्या है, आप कहां से ले आओ इसको, नदी से ले आओ, है ना, आप इसको कहां से ले आओ, तालाब से ले आओ, ठीक है, आप इसको कहां से ले आओ, कुओं से ले आओ, है कि नहीं, ला सकते हो कि नहीं। आप इसको कहां से ले आओ बेटा, समुद्र से ले आओ, आप इसको कहां से ले आओ, समुद्र से ले आओ। अलग अलग जगह से आपके पास स्रोत अवेलेबल है तो आप वहां से ला सकते हैं, ठीक है। इन सभी जगह से आप ला क्या रहे हैं, आप ला रहे हैं जल को। आप किसको ला रहे हैं, जल को। तो अगर आपसे कोई पूछ ले हाँ भाई क्या लेके आए हो, तो आप क्या बोलोगे कि हम इन सभी स्रोतों से किसको लाए हैं, जल को, ठीक है, यही बोलोगे। अब केमिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं कि अगर आपने बोला कि सभी स्रोतों से आप क्या लाए हो, जल लाए हो, इसका मतलब जल मतलब आप क्या लाए हो, H2O लाए हो। और अगर H2O लाए हो तो इनका द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का एक दो का कितना हो जाएगा बेटा, 2 रेशो हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। और अगर एक ऑक्सीजन का 16 हो गया तो 2 अनुपात कितना बोल दूंगा मैं, 16। या और सरल कर दूं तो फिर कितना बोलूंगा, 1 अनुपात 1 अनुपात कितना बोल दूंगा बेटा, 8। ठीक है, बोलोगे या नहीं बोलोगे, अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा नदी से जो जल लाया है या नदी से जो तुम काय लाए हो, तो आप बोलोगे क्या, जल। और अगर आपने जल बोल दिया मतलब अणुसूत्र निश्चित हो गया, H2O ही रहेगा। और अगर अणुसूत्र H2O निश्चित हो गया तो अणु बना है किससे, परमाणु से। अब इन परमाणु का द्रव्यमान का अनुपात भी तो निश्चित बोल दिया ना आपने, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम बोल दिया। अब आप चाहे उसको कहां से ले आओ, नदी से ले आओ, नदी से लाओगे तो भी H2O बोलोगे, तालाब से लाओगे तो भी H2O बोलोगे, कुएं से लाओगे तो भी H2O बोलोगे, समुद्र से ला रहे हो तो भी क्या बोलोगे, H2O ही तो बोलोगे। और अगर तुमने H2O बोल दिया तो फिर तो वैल्यू फिक्स हो गई ना बेटा। अगर तुमने क्या बोल दिया, H2O बोल दिया, तो फिर क्या हो गया, चीजें फिक्स हो गई। तो द्रव्यमान के अनुसार इसका अनुपात कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। द्रव्यमान के अनुसार इसका, परमाणु में जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहे उसको एक स्रोत से लो या फिर आप उसको अलग अलग विधियों के द्वारा बना भी लो तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सभी का रेशियो तो हमेशा कितना ही आना है बेटा, रेशियो तो हमेशा 1:8 ही आएगा, ठीक है। मतलब चीजें जो है वो कभी चेंज नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं इसका क्या एक्सेप्शन, अपवाद। अच्छा इसमें ध्यान रखें, आपको बहुत सारी मेथड्स लिखेगा वो, है ना, क्या लिखेगा, आपको बहुत सारी मेथड्स लिखेगा और बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देगा लंबे लंबे, अभी आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे, इसमें देखना है आपको कि जो अणु या यौगिक जो है वो एक ही बात करेगा। वो किससे की बात करेगा, तो अणु या यौगिक जो होंगे ना बेटा वो हमेशा क्या में दिखेंगे आपको, एक ही होंगे। अणु या यौगिक जो है वो क्या होंगे, एक। लेकिन इनको बनाने की विधि, लेकिन इनको बनाने की विधि या फिर इनके स्रोत अलग अलग होंगे, या फिर इनके स्रोत जो है वो क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। तब आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्टली ट्रिक कर सकते हैं कि वो लॉ कौन सा है, निश्चित अनुपात का नियम है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गई, एक ट्रिक। क्या ट्रिक ध्यान रखना है अपने को कि यौगिक जो है वो क्या होगा, यौगिक जो है वो क्या होगा, एक ही होगा। अणु जो है वो एक ही होगा, लेकिन उसको बनाने की विधि या स्रोत जो है वो हर बार क्या यूज होंगे, अलग अलग यूज होंगे। ठीक है बेटा, अब अपवाद देखते हैं। अपवाद कब आ जाएगा या ये लोग फॉलो कब होगा, जब ये रेशियो अनुपात जो है वो क्या होना शुरू हो जाए, परिवर्तित होना शुरू हो जाए। अगर ये रेशियो परिवर्तित होना शुरू हो गया तो आप इसको, इस लो को फॉलो नहीं करवा सकते, है ना।
अब सोचो कि ये कब हो सकता है, ये हो सकता है आपका किसके केस में, समस्थानिकों के केस में, है ना। ऐसा कब हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है समस्थानिक के केस में। जैसे जैसे देखो उदाहरण हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक एक हाइड्रोजन भी होता है, एक ड्यूटेरियम भी होता है और एक ट्रीटियम भी होता है ना। समस्थानिक है ये किसके, हाइड्रोजन के है। और अगर इस हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो सेम है ना। समस्थानिक क्या होते हैं बेटा, जिनके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इनके परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या अलग होते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन में, इसमें द्रव्यमान कितना है, एक है, इसका कितना हो गया, दो, और इसका कितना होता है, तीन होता है ना। हाइड्रोजन वन, ड्यूटेरियम दो, ट्रीटियम कितना है बेटा, तीन है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब इससे फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने सिर्फ क्या बोल दिया बेटा, जल, अगर सिर्फ जल बोल दिया तो फिर क्या आ गया, H2O। तो इसका रेशियो निकाला आपने तो 2:16 आ गया। फिर इसको सरल कर दिया तो 1 अनुपात कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन अगर आपने क्या बोल दिया, भारी जल, हेवी वाटर, लेकिन आपने क्या बोल दिया बेटा, भारी जल, हेवी वाटर, तो अगर आपने भारी जल बोल दिया तो क्या हो गया फिर, भारी जल का मतलब होता है बेटा D2O, मतलब हाइड्रोजन का समस्थानिक आ गया। और हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो एक हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का कितना है, दो, तो दो के कितने होंगे, चार, और चार रेशो कितना होगा, 16। रेशो है, अनुपात है, दो से कर दूं तो दो रेशो कितना हो गया, 8। और अभी डिवाइड हो सकता है, मतलब ये कितना आएगा, 1:4 के बराबर आ जाएगा। तो समस्थानिक के केस में आप कभी भी, समस्थानिक के केस में आप कभी भी इस नियम का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई। क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अच्छा सीधे चलो, सारे नियम पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। अब बोल रहा है वो गुणित अनुपात का नियम। किसका नियम बोल रहा है बेटा, वो गुणित अनुपात का नियम। गुणित का मतलब क्या होता है, मल्टीपल रेशो, है ना। गुणित का मतलब क्या है बेटा, मल्टीपल, बहुत सारे, है ना। क्या याद रख सकते हो आप, मल्टीपल, बहुत, मेनी। और अनुपात का मतलब तो अभी आपने समझ ही लिया है, चला। अनुपात का मतलब तो क्या हो गया बेटा, एक रेशो हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है वो, जब दो समान तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो समान तत्व जो है वो क्या बना रहे हैं, एक से अधिक क्या बना रहे हैं बेटा, ये यौगिक बना रहे हैं। बना भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और जब ये ऐसा करेंगे तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के समान द्रव्यमान के साथ मिलकर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं, छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखें। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब दो समान तत्व, ठीक है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग करके ये मान लिया हमने दो कंपाउंड बना रहे हैं, दो यौगिक बना रहे हैं भाई, सीधे साधे से। और वो दो यौगिक कौन कौन से हैं, वो दो यौगिक है कि आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, और एक आपके पास में यौगिक जो है वो कार्बन डाई ऑक्साइड है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक क्या हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड है। ठीक है, अब आप इसका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। तो ये हम बोल दूंगा कितना, 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। फिर यहाँ पे CO2 में लिखाऊंगा तो 12, और ऑक्सीजन के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 32 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 32 हो गया। तो जब एक विभिन्न द्रव्यमान के दूसरे तत्व के समान द्रव्यमान के साथ मिलकर एक छोटी पूर्ण संख्या में अनुपात में होते हैं, छोटी पूर्ण संख्या में, सिंपल मल्टीपल गुणनफल होते हैं, सरल। देख, तो अब आपने क्या करा, अब आपने बोल रहे हैं वो कि एक तत्व का द्रव्यमान अगर आप निश्चित कर ले एक तत्व का अगर आप द्रव्यमान क्या कर ले बेटा, निश्चित कर ले, तो
दूसरे तत्व का जब आप उस कंपाउंड को बनाओगे तो उसका सरल अनुपात रहेगा। मतलब 16 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 32 आ जाएगा, 1:2 आ गया। ठीक है, एक अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया, और एक अनुपात 1 आ जाएगा। तो वही ये कहना चाह रहा है कि जब कोई दो तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक, क्या बोल रहा है वो, एक या एक से अधिक क्या बनाएगा बेटा, यौगिक बनाएगा। तो उन एक से अधिक बनने वाले यौगिक में अगर आप किसी एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कर दो, निश्चित कर दो, फिक्स्ड कर दो, और अगर आपने एक का द्रव्यमान निश्चित कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो दूसरा जो है वो द्रव्यमान क्या रखेगा, सरल अनुपात में गुणनफल में उपस्थित होगा, सरल अनुपात में गुणनफल के उपस्थित होगा। जैसे 16 तो फिर कितना आ गया, 32। ठीक है, इस तरह से वो क्या होगा, उपस्थित होगा। देखो जी, जैसे अगर मैं बोल दूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपने बोला दो यौगिक बना सकता है। एक तो अभी जो हमने बनाया था, एक तो H2O बना सकता है, एक H2O2 सुना होगा आपने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये जो पर ऑक्साइड है और एक H2O बन गया, क्या एक ही जैसे तत्वों से मिलके बने हैं, हाँ, लेकिन दो तरह के बन गए। तो अब इसका रेशियो हमने निकाला था, तो ये आ जाएगा 1 कितना, 8 होगा कि नहीं। इसका जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1:8, मतलब 2:16 होगा। और उसको अगर आप और आगे सिंपल कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 1:8 आ रहा था। कोई दर्द दर्द नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल। अब यहाँ पे देखो आप क्या हो गया, H2 और O2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने आ गए बेटा, 2 हाइड्रोजन आ गए। और इस 2 हाइड्रोजन के बाद में 2 ऑक्सीजन है, मतलब कितना लिख दूं मैं, 32। अब हमने एक को फिक्स करना था, तो आप चाहो तो यहीं से चेक कर लो, या इसका हमने सरल किया था तो इसको भी सरल कर दो। तो ये एक अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो देखो आप, जब एक तत्व को हम निश्चित कर दे तो दूसरा उसी तत्व के सरल गुणांक के रूप में उपस्थित है, 2 से गुणा कर दो तारा। जब एक का द्रव्यमान अनुपात निश्चित कर दिया तो दूसरा जो है वो क्या आ रहा है, दूसरा उसी का गुणनफल में आ रहा है। 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए, 16 दूनी कितने हो गए, 32। तो यही नियम कहना चाह रहा है वो, कि जब कभी दो तत्व या दो से अधिक आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, तो वो एक से अधिक या दो से भी अधिक यौगिकों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और अगर एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो वो निर्माण करते समय क्या ध्यान रख रहे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं कि अगर एक का अनुपात निश्चित कर दूं, एक का अनुपात अगर मैं क्या कर दूं, निश्चित कर दूं, तो दूसरा उसके सरल गुणनफल अनुपात में ही क्या होगा, चलता रहेगा। सरल गुणित अनुपात का नियम बोल दिया हमने इसको। ठीक है, क्या बोल दिया बेटा, सरल गुणित अनुपात का नियम बोल दिया है इसको। अब इसकी ट्रिक क्या होगी देखें, है ना। अगर हम देखना चाहें क्या बेटा, इसके लिए ट्रिक देखना चाहें तो क्या दिखेगा आपको, इन एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कि ट्रिक जो है वो तो बहुत ही आसान हो गई आप। और वो ट्रिक आसान क्या हो गई, आसान ये हो गई है कि इसमें यौगिक अलग अलग दिख रहे हैं हमें, है ना। जैसे कंपाउंड अलग बन गए, CO और CO2 बन गया है, लेकिन ये यौगिक जिनसे मिलकर बना है वो सेम होंगे। ठीक है, यौगिक जो है वो क्या दिखेंगे आपको, भिन्न दिखेंगे, लेकिन इन यौगिक के परमाणु या तत्व, ये जो यौगिक बना होगा, इन यौगिक के परमाणु या तत्व क्या दिखेंगे बेटा आपको, हमेशा समान दिखेंगे। परमाणु या तत्व जो है वो हमेशा समान दिखेंगे। मतलब ये बोलेगा वो, जैसे H2O H2O2 CO2 CO, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, लेकिन क्या ध्यान रखना है, एक जैसे होंगे, एक का विशिष्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, अपवाद कि कब फॉलो नहीं होगा। कब फॉलो नहीं होगा, जब रस समीकरण मिति दिक्कत दे जाए, है ना। अरस समीकरण मिति में ये फॉलो नहीं होता है। किसमें नहीं होगा बेटा, ये फॉलो नहीं होता है अरस समीकरण मिति में। किसमें फॉलो नहीं होगा, अरस समीकरण
मिति में फॉलो नहीं होगा, लेकिन रस समीकरण मिति में ये आसानी से फॉलो हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे यौगिक आप कंपाउंड देखो जो कैसे हो, और रस समीकरण मिति वाले क्या हो, यौगिक हो। ऐसे कंपाउंड कैसे दिखते होंगे, जैसे अगर मैं बोलूं FeO है ना, अगर मैं बोल दूं क्या Fe और क्या है ऑक्सीजन, तो ये जो कंपाउंड है ये आपस में मिलके ये कंबाइन होंगे। तो एक किससे होंगे, Fe से, आयरन से, और एक कौन है, ऑक्सीजन है। तो दोनों की वैल्यू जो है रेशो कितना मान लू मैं, 1:1 मान सकता हूं। दोनों में रेशो जो है वो क्या मान लू बेटा मैं, 1:1 मान लू। तो FeO अगर लिख दिया आपने तो वो रस समीकरण मिति यौगिक हो गया। कौन सा हो गया बेटा, रस समीकरण। अब हम देख रहे हैं कि अरस समीकरण मिति वाली चीजें क्या होती होगी। अरस समीकरण, तो देखो इस Fe को अगर मैं लिख दूं 0.96, ये ऐसी चीजें होगी, है ना। हम तो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही लिखते आते हैं। तो इसका मतलब अगर ये वाली चीजें हो गई तो रेशियो कभी भी निश्चित एक का सरल गुणा अनुपात में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये अपवाद हो जाता है कौन सा बेटा, रस में। जो आपने टोटल लिखते हैं हमेशा वो सब सही है, मतलब कभी भी स्टोइशियोमेट्री जो है वो फ्रैक्शनल वाली यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है बेटा, फ्रैक्शनल वाली जो है वो आपको यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है वो, पारस्परिक अनुपात का नियम। पारस्परिक मतलब आपस में, है ना। पारस्परिक मतलब क्या हो गया बेटा, आपस में। और उसके भी क्या है, अनुपात का नियम लगाना आपको। पारस्परिक अनुपात का नियम होगा। अब ये पारस्परिक अनुपात का नियम जो है वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए परस्पर, परस्पर मतलब आपस में, ठीक है। परस्पर मतलब क्या होगा बेटा, आपस में। तो जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ में संयोजित होते हैं, दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ, चलो छोड़ो तुम, है ना, अपन डेफिनेशन के साथ साथ करते जाएंगे। देखो तो एक मेरे पास तत्व आ गया कौन सा, कार्बन। एक मैंने बोला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। एक मैंने बोला तत्व जो है वो कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन। तो आपके पास में ये तीन तत्व हो गए, एक ए हो गया, ये मैंने बोल दिया कौन सा है बेटा, बी, और ये हमने बोल दिया कौन सा है, सी। इसमें कोई समस्या नहीं। अब अपन प्रश्न अनुसार चलते जाते हैं। तो बोल रहा है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोजित होते हैं, दो तत्व किसी तीसरे के साथ, तो पहले हम देख लेते हैं कि दो आपस में जुड़ते होंगे तो क्या करते होंगे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपस में जुड़ रहे हैं, कौन जुड़ रहे हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। मान ले इसने क्या बना लिया, मीथेन गैस बना दी, CH4 बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही ये दोनों तत्व जो हैं ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो इसमें मान लेते हैं ये क्या बना दिया इसने, CO2 बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, ठीक है। हो गई लाइन हमारी। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोजित होते हैं तो उनके द्रव्यमान का अनुपात, अब अनुपात की भी बात कर लेते हैं, द्रव्यमान के अनुपात की। तो द्रव्यमान का अनुपात क्या हो रहा है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितना हो गया बेटा 12, और 4 जो है वो कौन हो गए, हाइड्रोजन। अभी सिंपल रख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो और इजी कर लेंगे अपन, है ना। कार्बन जो है वो कितना हो गया बेटा 12, और हाइड्रोजन कितना हो गया है 4। इसके लिए अगर मैं अनुपात निकाल दूं तो कार्बन जो है वो कितना हो गया बेटा 12, और ऑक्सीजन जो है वो 16 दूनी कितना हो गया बेटा 32। ये हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये हमने क्या निकाल दिया, अनुपात। चलो अब आगे बढ़ते। अनुपात या तो समान होता है या उस अनुपात का एक पूर्ण गुणक होता है, उस अनुपात का एक पूर्ण गुणक होता है जिससे वे एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहा है, एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहा है। तो उसका कहना है कि जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल। मान लो इन्हें बना लिया क्या बेटा, H2O बना लिया। तो ये जब कंबाइन हो रहे हैं ना, तो जैसा हाइड्रोजन इस कार्बन से अनुपात में कंबाइन हो रहा है, जैसा ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अनुपात में कंबाइन हो रहा है, वैसे ही जब ये तो दोनों तत्व आपस में जुड़ेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो इनका अनुपात भी इन दोनों के जैसा ही होगा या इन दोनों के सरल गुणक में होगा, या तो उन्हीं के जैसा होगा या उनका सरल गुणक होगा। देखो तो हाइड्रोजन हो गए कितने 2, और ऑक्सीजन हो गए बेटा कितना 16, कार्बन हो गए कितने
हाइड्रोजन हो गए कितने 2 और ऑक्सीजन हो गए कितने 16 हो गए। अब आप निकाल लो। चलो ऑक्सीजन देखूं मैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 32, ये कितना है बेटा 16, 16 दूनी 32 हो रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 4, तो 2 दूनी 4, सरल गुणक ही तो आ रहा है उसके, ठीक है। क्या आ रहा है, सरल गुणक या सरल अनुपात में ही उपस्थित होता है, यही इस नियम का कहना है, यही इस नियम का क्या है बेटा कहना पड़ता है। अब इसकी हम निकाल लेते हैं ट्रिक कि हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ट्रिक ये है कि आपको क्या दिखेंगे बेटा, 3 तत्व दिखेंगे। कितने तत्व दिखेंगे, 3 तत्व। कितने दिखेंगे, 1 2 3, तीनों तत्व आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे होंगे, साइकिल। मतलब 3 तत्व का चक्र देखना है आपको। क्या देखना है, 3 तत्वों का चक्र देखना है। अगर 3 तत्वों का चक्र बन गया, 3 तत्व का क्या बन गया बेटा, चक्र बन गया, तो वो पारस्परिक अनुपात का नियम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा, वो पारस्परिक अनुपात के नियम को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, गैसीय आयतन का नियम। क्या बोल रहे हैं, गैसीय आयतन का नियम, या इसको गैलुसैक लॉ भी बोलते हैं ना। इसी का एक और नाम कौन सा है बेटा, गैलुसैक। तो गैलुसैक का लॉ, ठीक है। अब ये गैलुसैक लॉ क्या कहना चाह रहा है, देखो गैसीय अभिकारक या अभिकर्मक और उत्पाद में आयतन के अनुपात को सरल पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सरल पूर्ण संख्याओं के रूप में किसको, आयतन के अनुपात को सरल पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, मान सकते हैं हम। तो ये बोल रहे हैं कि समान दाब पर, है ना, ये ध्यान रखना है, लॉ का फॉलो होता है बेटा, ये लॉ फॉलो होता है एट कांस्टेंट, समान दाब और ताप पर। क्योंकि अगर आपने दाब और ताप चेंज कर दिए, परिवर्तित कर दिए, तो गैस है, गैस में तो सब बदल जाएगा फिर, ठीक है। गैस में तो सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, देखें। अगर हम बोल रहे हैं अमोनिया है N2, है ना, बैलेंस रिएक्शंस कर दूं, बैलेंस के साथ लिख रहा हूं मैं सीधी, और ये क्या है 3H2, और इसने फॉर्मेशन कर लिया है किसका बेटा, अमोनिया का। तो अगर आप इसके आयतन का अनुपात निकाल लो, है ना, इसका आयतन के अनुपात को भी वो क्या कर रहा है, सिंपल रेशियो में, तो इसका 1 मोल है, और अगर 1 मोल है तो हमें पता है 22.4, और अगर 3 मोल है तो 3 गुणित क्या हो गया 22.4। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो वॉल्यूम रेशियो कितना आ गया 1:3, आयतन का अनुपात जो है वो कितना आ गया बेटा 1:3 हो गया। तो वो वही बोल रहा है कि आयतन के अनुपात को भी सरल पूर्ण संख्याओं के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 1:3, इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 गुणित कितना हो जाएगा बेटा 22.4, मतलब ये भी कितना हो गया आपका 2। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसके रेशियो अनुपात को निश्चित में या एक पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवागाद्रो किसका नियम है बेटा, ये आवागाद्रो का नियम, या एवोगेड्रोस बोलते हैं ना जन, आवागाद्रोस का नियम या एवोगेड्रोस का नियम। समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये तो अपन ने मोल में पढ़ ही चुके हैं, ये तो हम क्या कर चुके हैं बेटा, मोल में पढ़ चुके हैं। मतलब देखो आयतन अगर समान है तो, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक कोई गैस है हमारे पास में, जैसे ऑक्सीजन गैस है, प्राणवायु। दूसरा हमने बोल दिया आपके पास में गैस है कौन सी, मीथेन, ठीक है, बोल दिया, 2 गैस बोल दिया हमने, 2 गैस के। अब वो बोल रहा है कि आयतन क्या हो, समान हो, तो हम इसका आयतन समान ले लेते हैं, ठीक है। कि ये ऑक्सीजन जो गैस है इसका आयतन जो है वो कितना ले लूं मैं, मान ले 2 लीटर ले लूं, ठीक है, और इसका आयतन भी समान ही ले लूं क्योंकि आयतन तो हमें समान लेना है, ठीक है भाई, 2 लीटर ले लिया। फिर उसमें बोल रहा है वो कि अणुओं की संख्या समान होती है, तो अगर अपने पास लीटर है तो हम अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना है मोल। हर समस्या का हल पहले निकाल लो मोल।
तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 22.4 लीटर में ही दिया है तो, और ये भी 2 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब कितना हो गया, मतलब ये कितना आ गया बेटा 1 डिवाइडेड बाय 11.2, और ये भी आ गया 1 डिवाइडेड बाय 11.2, मतलब मोल भी बराबर होंगे। इसने तो क्या बोल रहा है ये लॉ, ये सिर्फ अणुओं की संख्या की बात कर रहा है, लेकिन हमने देखा अभी क्या देखा कि इनके मोल जो है वो भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। भाई सिर्फ नंबर ऑफ अणु, अणु की संख्या ही नहीं, इसके मोल भी बराबर होते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए स्टेटमेंट वाइज में क्या ध्यान रखना है बेटा आपको, दिया क्या है अणुओं की संख्या। चलो अब अणु की संख्या निकाल लेते हैं हम इसमें। तो अणु की संख्या बराबर क्या होगा, तो अगर मुझे अणु की संख्या निकालना है और मोल पता है तो Na से गुणा ही तो करना है, कि अगर मेरे पास मोल अणु के है CH4 अणु है तो अणु की संख्या भी आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा कितना बेटा, गुणा कर दूंगा Na से, तो 11.2, ये भी कितना हो गया बेटा Na डिवाइडेड बाय क्या हो गया 11.2। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आप आयतन निश्चित ले लोगे, अगर आप कोई सी भी गैस ले लो, गैस से मतलब ही नहीं है उसको। क्यों मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा अगर द्रव्यमान वाला देखें आप, तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला बोलता है कि मोल जो है वो क्या है, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, और डिवाइडेड बाय 22.4 में। अब आप देख इसको, अगर आपको इसमें दिख रहा है कहीं भी कि गैस की कोई सी चीज यूज कर ली मैंने क्या, अरे गैस की कोई सी भी चीज यूज हो रही है, अणु भार हो रहा है, द्रव्यमान हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है क्या, नहीं। सिर्फ हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आयतन 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 आयतन। सिर्फ हमें किससे मतलब है बेटा, यहाँ पर आयतन से मतलब है। तो अगर आयतन कोई सा भी ले लो, समान होना चाहिए। अगर समान आयतन होंगे तो मोल समान होंगे, और अगर मोल समान है तो इन्हें का तो गुणा करना है, मतलब अणुओं की संख्या भी क्या आएगी, समान आएगी, ठीक है। अणुओं की जो संख्या है वो भी क्या आना है बेटा, फिर सेम ही आना है। ध्यान रखे स्टेटमेंट वाइज में अणुओं की संख्या बोलता है कौन, अवोगाद्रोस, है ना। ये हमने निकाला है यहाँ पे, कैलकुलेट करते समय आ गया कि हाँ मोल की संख्या भी बराबर होगी। गैस कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आयतन समान है तो उसमें मोल की संख्या और अणुओं की संख्या हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। यही नियम कहलाता है। चलिए तो फॉलो कीजिए या बताइए फटाफट बेटा, क्वेश्चंस कर लेते हैं सभी लॉ से रिलेटेड। क्या बोल रहा है वो, संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर आधारित है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर आधारित है, क्या बोल सकते हैं हम, बताओ बताओ भाई, फटाफट 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 फटाफट। क्या बोल सकते हैं हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल सकते हैं, है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। अरे हाँ या ना, चलिए। जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्रमशः 11.1% और 5.9% है। ये आंकड़े दर्शाते हैं, आखिर ये आंकड़े किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। ये आंकड़े किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्या बोल रहा है वो, जल। जल मतलब क्या हो गया बेटा H2O, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोल रहा है ना वो H2O2। क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों में हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया है, तो क्या दिखूं मैं, हमें तत्व सेम दिख रहे हैं ना, परमाणु सेम दिख रहे हैं। और अगर परमाणु सेम है और कंपाउंड अलग अलग है, परमाणु सेम है और कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो तत्व समान अलग अलग, क्या बोलूंगा, गुणित अनुपात का नियम, गुणन नहीं गुणित होता है बेटा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। दो गैसीय नमूनों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें से एक 1.2 ग्राम जो है वो क्या है, कार्बन 1.2 ग्राम, और 3.2 ग्राम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन था, ठीक है, मान लिया। फिर वो बोल रहा है कि दूसरे में 27.3% जो है वो कार्बन और 72.7% जो है वो क्या है, ऑक्सीजन वो। तो अब इसमें ये जो डेटा है ये किसके अनुसार है, या किस नियम को क्या कर रहा है बेटा, ये फॉलो कर रहा है, किस नियम को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो दो गैसीय नमूने देख लो आप, किस किस के हैं ये, तो एक बना है कार्बन और एक क्या है, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बोल दिया आपने उसने एक एक्सपेरिमेंट में, या इसका एग्जामिन किया उसने, है ना। फिर दूसरा बोल रहा है दूसरे में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, और इसमें भी क्या हो गया आपका
सेकेंड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जब विभिन्न विधि, जब क्या हो, विभिन्न विधि या विभिन्न स्रोत से चीजें क्या हो, प्राप्त कर रही हो, तो उस कंडीशन में कौन सा नियम लगेगा बेटा, हमारा निश्चित अनुपात का नियम, उसका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 5 स्थिर ऑक्साइड बनाता है, मतलब वो ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और ये अलग अलग तरह के बना रहा है। एक N2O बना दिया है इसने, एक NO बना दिया है इसने, एक बना दिया है इसने N2O3 बना दिया है इसने, और एक बना दिया इसने है, दो दो चार ही हुए, तो 5 स्थिर ऑक्साइड बना रहा है। और एक N2O4 बना रहा है, पांचवा में लिख देता हूँ, एक और क्या बना सकता है ये, N2O5 बना दिया, तो इतने 5 ऑक्साइड बना दिए। तो तत्व परमाणु एक जैसे, उससे बनने वाले यौगिक अलग अलग तरह के आ गए, मल्टीपल चीजें बन रही है, चीजें जो है वो क्या दिख रही है बेटा, हमें मल्टीपल दिख रही है। मतलब कौन सा होगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल बहु अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होगा, एक से ही चीजें अलग अलग बन रही है। चलिए, 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 लीटर अमोनिया बनाती है। तो अभी लिखा ही था हमने, कौन सा है बेटा ये, गैलुसैक, है ना, के गैसीय आयतन के नियम के अनुसार। किससे आ रहा है ये, गैलुसैक के गैसीय आयतन के नियम के अनुसार। देख लो कितना आसान है। फिर बोल रहा है विभिन्न विधियों से प्राप्त, विभिन्न विधियों से, क्या बोल दिया उसने, विभिन्न विधियों से। तो सीओ के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन, तो मुझे तो विभिन्न विधि दिख गई, इससे ही आंसर दे दूंगा ना मैं तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, स्थिर अनुपात का नियम होगा। नेक्स्ट देखिए 6 ग्राम कार्बन 32 ग्राम सल्फर, CH2 बन रहा है, एक बनाया उसने क्या, CH2। फिर बोल रहा है कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। फिर 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये बना दिया इसने, CS2 बना दिया। तो उपरोक्त उदाहरण द्वारा किस नियम है, क्या बोल रहा है वो देखो, चक्र दिख रहा है क्या मुझे, ये कार्बन है और एक क्या है सल्फर, इनने बना दिया क्या, CS2। फिर बोल रहा है कि ये कार्बन और कौन कंबाइन हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन, और इन्होंने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। फिर बोल रहा है कि ये ऑक्सीजन और सल्फर, है ना, ऑक्सीजन और सल्फर ये भी कंबाइन हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है ना, ये वाला, ये क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बना दिया। दिख गया हमें चक्र, क्या दिख गया आपको, चक्र दिख गया है। और अगर चक्र दिख गया है तो क्या आएगा, पारस्परिक अनुपात का नियम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। वो बोल रहा है CaCO3 के एक नमूने में निम्नलिखित प्रतिशत संरचना है, ये प्रतिशत का संरचना दे दी उसने कि उसमें कैल्शियम 40%, कार्बन 12 और ऑक्सीजन जो है वो कितना है बेटा, 48। इधर देखो, और यदि स्थिर अनुपात का नियम सत्य है, कौन सा नियम बोल दिया उसने, स्थिर अनुपात का नियम सत्य है, तो किसी अन्य, अब स्रोत बदल दिया उसने कि किसी दूसरे स्रोत से ले आओ भाई तुम, तो प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट के 4 ग्राम में कैल्शियम का वजन कितना है, मतलब नमूना कितना लेके आ रहा है वो, 4 ग्राम ला रहा है, उस 4 ग्राम में आपको क्या देखना है कि कैल्शियम कितना होगा। पहली चीज क्या बोल रहा है, स्थिर अनुपात का नियम, अगर वो किसको पालन कर रहा है बेटा, स्थिर अनुपात का नियम पालन कर रहा है। और अगर स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, मतलब अनुपात तो निश्चित, स्थिर निश्चित हो गया ना, और अगर अनुपात निश्चित हो गया तो उसका द्रव्यमान भी तो निश्चित ही होगा, अगर अनुपात निश्चित हो गया तो उसका द्रव्यमान भी तो क्या हो गया, निश्चित। तो अगर हम निकालें कैल्शियम का द्रव्यमान, कैसे निकालूंगा, तो पहले स्टेटमेंट्स में आपको क्या दे दिया बेटा उसने, प्रतिशत दे दिया, कैल्शियम कितना, 40%। तो दूसरा वाला जो दूसरे स्रोत से लाएगा, अगर स्थिर अनुपात का फॉलो कर रहा है तो उसका भी तो प्रतिशत 40 ही रहने वाला है। कि चेंज कर दूं, मैं परिवर्तित करूंगा क्या, नहीं, उसका प्रतिशत भी तो 40 होगा। अब नमूना कितना है तुम्हारे पास में, 4 ग्राम का सैंपल है, तो 4 ग्राम का कितना निकाल दो, 40%। 4 ग्राम का कितना निकाल दो बेटा मैं, सिंपली 40%। तो प्रतिशत होता है, डिवाइड में कितना हो गया आपका 100, ये आ गया 4 चौक कितना बेटा 16 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1.6 ग्राम। ये आंसर आ गया आपका कौन सा बेटा,
बी 1.6 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया वाली चीजें आ गई है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। ये कौन कहता है? आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकर्मक और उत्पाद का द्रव्यमान का नियम बोलता है हमेशा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण ऊर्जा नहीं, कौन सा नियम पढ़ा है बेटा हमने? द्रव्यमान संरक्षण का बोल रहा है। ठीक है, किसके हिसाब से आपको आंसर देना है बेटा? द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम चल रहा है तो अभिकर्मक और उत्पाद का बराबर होना चाहिए। पहला बोल रहा है वो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 12 और 32 ऑक्सीजन हो गए, तो ये निकाल लो आपने। 12 प्लस कितने हो गए बेटा? 32 ग्राम अभिकर्मक के साथ मिलकर 44 ग्राम जो है वो क्या बन गया है? आपका CO2। तो दोनों को जोड़ो, क्या 44 आ रहा है? सही, मतलब पहला ही सही हो गया है, पहला जो है वो क्या है आपका? सही हो गया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ये पालन कर रहा है, बाकी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित सभी के लिए सही है सिवाय, सबके लिए सही है, किसको नहीं बोल सकते हम? ना देखो, अभिक्रिया में तो सभी के लिए बोल सकते हैं, है ना, एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो, मतलब उष्मा छेपी हो या उष्मा शोषी अभिक्रियाएं हो, है ना, ये उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी और रासायनिक अभिक्रिया सभी में तो हो गई। लेकिन परमाणुवीय अभिक्रिया के लिए फिर फॉलो नहीं होता है। तो अपवाद हमने पढ़ा था किसमें होता है? चलो, पानी के विभिन्न नमूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दे दिया उसने निश्चित। कितना अनुपात आ गया बेटा? 1:8 है ना। अनुपात जो है वो कितना आ गया? 1:8 है में पाए गए हैं। तो ये किस नियम का? अगर सब कुछ सेम है, स्थिर है तो स्थिर अनुपात का नियम होगा। ठीक है, देख रहे हो कितनी फास्ट कर सकते हो। फिर देखिए, विभिन्न विधियों से प्राप्त, बात ही खत्म हो गई, वापस आ गए। विभिन्न विधियों से प्राप्त कौन सा था हमारा? स्थिर अनुपात का नियम था ना। निम्नलिखित में से किस युग्म को बहुगुणित अनुपात के नियम को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में उद्धृत या माना जा सकता है या किया जा सकता है? हाँ भाई, किसका करना है तुमको? बहुगुणित, मल्टीपल में क्या ध्यान रखना है? मल्टीपल में ध्यान रखना है कि सभी यौगिक एक जैसे तत्वों से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। तो क्या एक जैसे देख लूं मैं? यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ कैल्शियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो ये नहीं होगा। फिर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, क्रोमियम और ऑक्सीजन है। यहाँ क्या आ गया? सीरियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन से ही चीजें मिलकर बनी हुई है। गुणित अनुपात का नियम निम्नलिखित युग्मों में से किसमें किसी एक द्वारा दर्शाया गया है? खत्म हो गया, यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाले हो गए ना। 4 हाइड्रोकार्बन में प्रतिशत संरचना इस प्रकार है। कितने हैं बेटा? ये 4 हाइड्रोकार्बन है। अब 4 हाइड्रोकार्बन मतलब बात ही खत्म हो गई किसके? तो ये बने होंगे किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से तभी तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे हम इनको। तो इस हाइड्रोकार्बन में प्रतिशतता कुछ भी हो जाए, कौन सा नियम लगाएंगे हम? बहु अनुपात, है ना, मल्टीपल रेशियो का नियम लगाएंगे इसमें। जब तत्व एक जैसे हो लेकिन उससे बनने वाले यौगिक अलग अलग तरह के हो। ठीक है, चलो, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पर कि डिफरेंट जितने भी नियम थे वो हमने पढ़ लिए आज, और उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमने क्या किया है बेटा? सॉल्व किया है। तो आपका एक टॉपिक जो है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।